यस बेटा, वर्कशीट 2 के 2 डाउट रहते थे और टेस्ट तुम्हारा कल है, आज नहीं है। कल की छुट्टी होगी ना, आज भी रखनी थी मैंने। आज टेस्ट मैंने कब बोला था आज? तो तुमने कहा था कि हमारा मैथ क्या है, मैं क्या मंडे को ले लूंगा मैं तो यही सोचा था। यस, ध्यान दो बेटा। वर्कशीट 2, सारे अपनी वर्कशीट 2 ओपन कर लो भाई। वर्कशीट 2 के 2 डाउट रह गए थे। मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था आपको, 12th क्वेश्चन में लास्ट कराया था, समझ में आया है नहीं आया, एक बार चेक करो। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में लास्ट कराया था, जिसमें मैंने एक 2 kg का ब्लॉक था बेटा, बातें बिल्कुल नहीं। अब एक 2 kg का ब्लॉक था जो कि 8 kg के ब्लॉक के ऊपर पड़ा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है दोनों ब्लॉक के बीच में 0.4, और ग्राउंड के साथ ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक एम सो दैट द ब्लॉक बोथ मूव टुगेदर, दोनों इकट्ठे मूव करें। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था? चलो दोबारा करवा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो लास्ट में हुआ था ये 12th क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है जो कि एक बड़े ब्लॉक 8 kg वाले के ऊपर पड़ा है। एक 2 kg का ब्लॉक है जो कि एक बड़े ब्लॉक 8 kg के ऊपर पड़ा है। दिस इज अ 2 kg ब्लॉक एंड इट इज प्लेस्ड ऑन 8 kg ब्लॉक। क्लियर हो गया? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट है वो 0.4 है। कितना कोएफिशिएंट है? 0.4। While the ground M is frictionless, लेकिन जो ग्राउंड M है, ग्राउंड बिलो M, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m, इस कैपिटल M के नीचे जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब फ्रिक्शन जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.4। मतलब इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन है, लेकिन इसका नीचे के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है? व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड टू ब्लॉक M, इस पे हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं सो दैट द बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग, दोनों इकट्ठे मूव करें विदाउट स्लिपिंग। देखो एक बात बताओ, जब ये आगे जाएगा तो ये इसके रिस्पेक्ट में आगे जाने लगेगा, तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा इस तरफ। ये लोअर ब्लॉक पे कैपिटल M पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। किसकी वजह से? 2 kg की वजह से। क्यों? वो रोकने की, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है? दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों साथ साथ चलें। तो भैया ये जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे, आगे जाने लगेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश करेगा। F कैपिटल M, इस ये कैपिटल M लिखा तो मतलब किस पे लग रहा है फोर्स? कैपिटल M मास पे। ठीक है? फ्रिक्शन। अच्छा, इसके ऊपर अब देखो ये आगे जा रहा है तो ये इसको भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगाएगा? आगे की तरफ। ये हो गया फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m। क्लियर हो गया? आ गया समझ? नीचे से कोई फ्रिक्शन है नहीं, इधर देखो बेटा, इधर एवरीवन, नीचे से कोई फ्रिक्शन है नहीं। हम मान लेते हैं कि ये F जो है वही मैक्सिमम फोर्स है जिस पे ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हम मान लेते हैं F इज द मैक्सिमम फोर्स वी हैव अप्लाइड, जिससे ये किस पे चल रहे हैं?
साथ साथ, अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर दोनों साथ साथ चल रही हैं बॉडीज तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा ना। तो भाई साहब अब यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा 8 kg का। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो सिस्टम से अलग कर लेते हैं और उस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उस पे लगा देते हैं। 8 kg को मैंने अलग किया, उस पे आगे की तरफ लग रहा है F, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, और आगे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, A। अब बताओ नेट फोर्स F माइनस फ्रिक्शन ऑफ ऑन M विल बी इक्वल टू 8 इंटू में A। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एनी डाउट? ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास बन गई। अच्छा Fm क्या होगा, फ्रिक्शन ऑन मास M। देखो इन दोनों के बीच में है फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन। सर नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट 2 kg का नीचे लग रहा है 2g, R ऊपर लग रहा है, रिएक्शन इन दोनों मासेस के बीच में कितना है, 2g के बराबर है। किसके बराबर है, तो फ्रिक्शन निकालने में हेल्प मिलेगी। म्यू इंटू में R होता है, R किसके बराबर होगा, 2g के बराबर। कोई प्रॉब्लम हो सकता, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां पर पुट कर दो F माइनस म्यू, म्यू कितना है 0.4 इंटू में 2g, 2g मतलब 20 इज इक्वल में 8 इंटू में A। समझ में आ गया? ये आपका पहली इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा इसको सॉल्व और कर सकते हो, 4 इंटू में 20 80 8 हो जाएगा, इज इक्वल में 8 है। ये पहली इक्वेशन ये बनी, ठीक है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, इसका एफबीडी बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एफबीडी ऑफ 2 kg। और इस पे आगे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। इस पे आगे लग रहा है फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स लग रहा है क्या 2 kg पे? हमने तो इस पे लगाया हुआ है लोअर वाले ब्लॉक पे, ऊपर पे तो कोई फोर्स लगा नहीं हुआ। एक ही फोर्स लगा हुआ है, कौन सा, फ्रिक्शन, जो कि कहां लग रहा है, आगे की तरफ। और जो बॉडी जा भी कहां रही है, आगे। कितनी एक्सेलरेशन से, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं F वो मैक्सिमम फोर्स है जिसपे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चल रहे हैं तो जितने एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही क्या होगा, ऊपर वाले का होगा। तो उसका एक्सेलरेशन भी हमने यही लिया, तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है Fm, तो नेट फोर्स भी इसी को माना जाएगा, 2 इंटू में एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन की साइड कैसे, मतलब तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि फ्रिक्शन हमेशा एक्सेलरेशन से अपोजिट ही होता है, ये किसने बोला? नहीं, कॉमनली भी नहीं होता भाई, ये पहली क्लास में बता दिया था फ्रिक्शन की। कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अब वो उसके लिए चाहे उसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाना पड़े। सारी बात समझ? अब इस केस में फ्रिक्शन इसको इसके साथ चलाने के लिए आगे लेके जा रहे हैं, ताकि ये दोनों क्या चले, अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या रहेगा, जीरो। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ना कि मोशन को अपोज करता है। ये पहली लाइन ही बताई थी मैंने, यही एग्जांपल लिया था मैंने उस टाइम पे भी, 2 ब्लॉक वाला। ध्यान दो बेटा, फ्रिक्शन ऑन एम इज इक्वल टू में, इधर देखो बेटा, नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना लगा, 2 kg पे, फ्रिक्शन ही लगा, और नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर देखो, इधर, और ये नेट फोर्स कितना लगा इस बॉडी पे, सर फ्रिक्शन जितना लगा, और फ्रिक्शन कितना होता है, मास इनटू नेट फोर्स, किसके बराबर होता है, मास इनटू। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू 0.4 इंटू में रिएक्शन आर, आर कितना है दोनों के बीच में, 2g, 2g मतलब 20, 20 इंटू में 0.4, 8, 8 इज इक्वल में 2a आ गया, a कितना आ गया 4। मतलब इस एक्सेलरेशन से दोनों मूव करेंगे जब वो दोनों साथ साथ चलेंगे। और फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, यहां पर पुट कर दो, a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, F माइनस 8, 8 इंटू में 4, 32, F माइनस 8 इज इक्वल टू 32, F इज इक्वल में आ गया 40 न्यूटन। F कितना आ गया 40 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स यू कैन अप्लाई
on 8 kg body so that both block move together. I hope clear हो गया होगा. Any doubt? समझ में आ गया? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. 13th क्वेश्चन वो है क्या बोलते हैं, theoretical. Why it is easy to pull a lone roller than to push? बताया हुआ है तुम्हारे को? अरे नहीं, बताया हुआ है मैंने तुम्हारे को. रोलर को पुल करना आसान होता है पुशिंग से. देखो ये रोलर है, लोन रोलर देखा है वो ग्रास काटने वाला, ऐसे काटते हैं, ऐसे खींच भी सकते हैं उसको, पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं. पुलिंग इजी होती है, जब हम उसको ऐसे खींचते हैं ना तो इजी होता है, और ऐसे धकेलते हैं तो मुश्किल होता है. उसका रीजन है, सुनो, उसका रीजन पता है क्या है? देखो, अगर मान लो मैं ऐसे पुश कर रहा हूं, पुश तो मैं ऐसे करूंगा ना, पुशिंग में मेरा फोर्स ऐसे अप्लाई होगा बेटा, सही है, पुशिंग फोर्स ऐसे अप्लाई होगा. वेट बॉडी का इधर है, मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा, थीटा होगा. एफ का इधर कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट. अब मुझे बताओ इसको आगे ले जाने वाला कौन सा फोर्स है? आगे एफ साइन थीटा, और वेट कितना है? एफ कॉस थीटा प्लस एम. नीचे की तरफ जो भी फोर्स होता है उसको वेट बोलते हैं. अब इसका नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है? एफ कॉस थीटा प्लस एम जी. वेट इतना है, लेकिन जब मैं इनको पुल करता हूं, पुल करते वक्त मेरा फोर्स ऐसे लगता है. पुलिंग तो ऐसे होती है ना, पुलिंग ऐसे होती है, पुशिंग ऐसे होती है. ठीक है, मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है, लेट दिस एंगल इज थीटा अगेन. अब इधर की तरफ एंगल आएगा कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट एफ साइन थीटा, और नीचे की तरफ क्या है? वेट है. अब फिर से आगे ले जाने वाला फोर्स क्या है? एफ साइन थीटा, जो कि पहले था. आगे ले जाने वाला फोर्स अभी भी एफ साइन थीटा, लेकिन वेट कितना हो गया? देखो, नीचे mg, ऊपर एफ कोस थीटा. नेट वेट क्या बनेगा? mg माइनस एफ कोस थीटा. ये कम उल्टी डायरेक्शन में ना, तो वेट को क्या कर देगा? कम कर देगा. तो जब हम पुल करते हैं तो बॉडी का अफेक्टिव वेट कम हो जाता है. अफेक्टिव वेट कम हो जाने की वजह से हमें इजी लगता है पुल करना लोन रोलर को. वही मुश्किल होता है पुशिंग. पुशिंग में हम ऐसे फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स जो हम लगाते हैं उसका एक कंपोनेंट वेट के साथ ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वेट बढ़ा हुआ नजर आता है. और आगे ले जाने वाला फोर्स एफ साइन थीटा ही होता है. दोनों में आगे ले जाने वाला फोर्स सेम है, लेकिन एक में वेट ज्यादा, एक में कम. बताओ कौन सा जल्दी मूव करेगा? जिसमें वेट कम नजर आ रहा है. इसीलिए ये वाला इजी होता है, पुलिंग इजी होती है एज कंपेयर टू पुशिंग. आ गया? यस. अब 14th और 15 में बताओ डाउट, जल्दी बताओ. उस दिन एक तो डाउट रहते थे, मुझे इतना याद है, और क्लास ओवर हो गई थी. बोलो भाई, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा. दोनों बताने, देख लो 14th क्वेश्चन. और कल टेस्ट है भाई. टॉपिक मैंने भेज रखे, आज का नाम लिख रखा था संडे का, वही टॉपिक है. पार्ट ए के तो कुछ टॉपिक लिख रखे, और पार्ट बी के पूरा है, फ्रिक्शन पूरा है. वर्कशीट के साथ अच्छे से करके आना. कल 3 से 4, 3 से 4 टेस्ट है, 20 नंबर का, 20 मार्क्स. यस. क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा. Find the angle of banking for a circular track of radius 300 meter. Find the angle of banking for a circular track of radius 300 meter. Designed for a speed of 27 मीटर पर सेकेंड. वो कह रहा है कि हमें स्पीड 27 मीटर पर सेकेंड लिखनी है, लेनी है. ठीक है, और कितना एंगल ऑफ बैंकिंग हम बनाएंगे कि मुझे इतनी स्पीड से भगाना है एक, और सर्कुलर जो पाथ है ना व्हीकल का, उसका रेडियस कितना दे रखा है? सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है बेटा? 300 मीटर. 300 मीटर का रेडियस है. अरे बैंकिंग वाला केस करवाया था ना, उसने बोल रखा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 300 मीटर है, और कितनी स्पीड से आपको व्हीकल को चलाना है? 27 मीटर पर सेकेंड से. अब वो क्या कह रहे हैं?
एज्यूमिंग जीरो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, टायर और रोड के बीच में आप जीरो फ्रिक्शन मान के चल रहे हैं, मतलब म्यू को जीरो मानना है। आ रही है बात समझ? म्यू को जीरो मान के चलना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकालो इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, अच्छा देखो बेटा, पहले तो एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है। पहले केस में फ्रिक्शन जीरो, देखो बेटा पहले केस में फ्रिक्शन जीरो और इस केस में एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है, और वो मैक्सिमम कितनी स्पीड से चल सकता है, कितनी स्पीड से चल सकता है, 27। अब जब फ्रिक्शन जीरो होता है तो बैंकिंग वाले केस में वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, रूट आर जी टेंजेंट, अरे दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड बताई थी। इफ म्यू इज जीरो, अगर म्यू को मैं जीरो मान के चलता हूं तो ऑप्टिमम स्पीड नहीं आ जाती, वही ऑप्टिमम स्पीड दे रखी है 27 दे रखी है, और रेडियस दे रखा है। क्या निकालना है, थीटा। क्या निकालना है, एंगल ऑफ बैंकिंग, पहले पार्ट कितने एंगल से बैंक किया, क्लियर हो गया। ये कैसे निकालेंगे, वीएम 27 रूट आर कितना दे रखा है 300, जी की वैल्यू 10 टेंजेंट थीटा, स्क्वायरिंग कर दो 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, अरे 729 होता है ना, मेरे हिसाब से तो यही होता है ना, और 3000 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा ये 729/3000, ये कटेगा, चेक करो 3 पे कटेगा, 24 ये आएगा ना 0.24 टेंजेंट थीटा, सही है। अरे ये तो आएगा। अब और क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, सुनो अब ध्यान से, टेंजेंट थीटा का अगला एक पार्ट और है इसमें, उसने कहा कि अगर, वैसे तो फ्रिक्शन जीरो पहले केस में दे रखा है और थीटा निकालने के लिए बोल रखा है, दूसरे केस में वो कह रहा है कि अगर इसमें फ्रिक्शन, इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 हो तब मैक्सिमम स्पीड निकालो। तब मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, रूट आर जी, क्या फॉर्मूला था, अगर फ्रिक्शन जीरो ना हो, म्यू प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही तो फॉर्मूला होगा। अरे भाई जब फ्रिक्शन जीरो ना हो तब यही फॉर्मूला डिराइव हुआ था ना बैंकिंग में। अब आप म्यू को 0.2 पुट कर दो, टेंजेंट थीटा वो यूज कर लो 0.24, 0.24, आर की वैल्यू 300, जी की वैल्यू 10, क्या निकालना है अब दूसरे केस में, मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड निकाल, पहले केस में मैक्सिमम स्पीड दे रखी थी जब फ्रिक्शन क्या था जीरो, उससे एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने के लिए बोल दिया उसने। फिर वो कहता है अगर फ्रिक्शन 0.2 हो तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, अगर फ्रिक्शन जीरो ना हो तो फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम स्पीड का, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था बैंकिंग में। टेंजेंट थीटा यहां से निकाल लिया, इस केस में एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना तो थीटा तो आ गया tan इनवर्स, थीटा का आंसर आ गया tan इनवर्स 0.24, लेकिन इसका टेंजेंट थीटा हम यहां यूज कर लेंगे डायरेक्ट 0.24, म्यू की वैल्यू 0.2, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.24, सॉल्व कर लोगे, आर की वैल्यू 300 और जी की वैल्यू 10, सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा आपके पास, वी मैक्स। नहीं आया समझ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इन टी टाइम, द सेम ब्लॉक टेक्स टाइम एन टी टू स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन of same length and inclination theta. Prove that the coefficient of kinetic friction between the block and the rough plane is given by mu k is equal to tan theta. वो ये कह रहा है, प्रूव करना है हमारे को कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रफ प्लेन इज गिवन बाय म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1 बाय m स्क्वायर। सही है, प्रूव करना है हमारे को कि म्यू के इसके बराबर,
ठीक है, अब वो देखो ध्यान से, एक ब्लॉक है स्लाइड्स डाउन ए, ध्यान देना बेटा, ब्लॉक जो है वो स्लाइड करता है नीचे की तरफ, डाउन की तरफ, ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मतलब फ्रिक्शन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या, स्मूथ वर्ड का मतलब फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शनलेस सरफेस। थीटा एंगल है यहां पर, और कितने टाइम में नीचे आ जाता है, कितने टाइम में नीचे आ जाता है, टी टाइम। मान लो ये डिस्टेंस कितना है एस, और वो कितने टाइम में कवर कर लेता है, टी टाइम में, उसने ये बोल रखा है। ठीक है भैया, सेम ब्लॉक्स टेक्स एंटी टाइम एंटी टू स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। वही ब्लॉक अगर रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा जाए, उतनी ही डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लेता है एंटी, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेता है। अब ये फ्रिक्शन जीरो नहीं है, अब फ्रिक्शन म्यू है, म्यू के कितना है, म्यू के, जब ये नीचे इससे आता है ना, सेम ब्लॉक, उसने बोला सेम ब्लॉक टेक्स एंटी टाइम टू स्लाइड डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम लेंथ एंड इंक्लिनेशन थीटा। उसकी सेम लेंथ है, उतनी ही डिस्टेंस है और उतना ही एंगल है। ठीक है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि म्यू के जो है ना ब्लॉक और रफ के बीच में, वो ये है, ये प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। हाउ टू प्रूव दिस म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1 बाय n से। हमें ये प्रूव करना है कि म्यू के इसके बराबर होगा। देखो कैसे करेंगे बेटा, हाउ टू प्रूव दिस, देखो ध्यान से, इस केस में म्यू जीरो है, इस केस में म्यू, पहले हमने इसको स्मूथ पे रखा, बाद में किस पे रखा, रफ पे रखा। स्मूथ पे रखा तो कितना टाइम लगता है, टी, और रफ पे रखा तो कितना टाइम लगता है, एन टी। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, इधर की तरफ, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखना ध्यान से, इधर की तरफ क्या होता है, वेट होता है बॉडी का, और ये थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा, मतलब इधर कंपोनेंट क्या आएगा और इधर कंपोनेंट क्या रहेगा। अब मेरे को ये बताओ, ये नीचे किस वजह से आता है, क्योंकि इस पे mg sin थीटा लगता है, तभी ये नीचे आ रहा है। बताओ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है जो नीचे आ रहा है, सोचो, ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है इस केस में, mg sin थीटा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना भाई, कितना है नेट फोर्स, एक ही फोर्स है, और कोई फोर्स है क्या, सर फ्रिक्शन है नहीं, खुद ही तो बोला आपने फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। अगर फ्रिक्शन होता तो पीछे लग रहा होता तो नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन हो जाता, लेकिन अभी एक ही फोर्स है तो क्या बोलेंगे, वही नेट फोर्स है, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू, सर मास से मास काट दो, इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, जी साइन थीटा। अच्छा, अब इक्वेशन बना लो, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेट कर लो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर u जीरो, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाफ a को यूज करोगे जी साइन थीटा, इनटू में कितना टाइम ले रहा है वो, कितना टाइम ले रहा है टी, 30 के। ये एक इक्वेशन बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम इस केस पे आ जाते हैं। इस केस में उसने बोला फ्रिक्शन जीरो नहीं है, कोएफिशिएंट कितना है, म्यू के, कितना है, म्यू के, वही म्यू के की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है भैया, अब बताओ मेरे को, सर फिर से mg इधर नीचे की तरफ, इधर की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, लेकिन क्योंकि ये सरफेस रफ है, तो जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। देवांश इधर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, अब बताओ नेट फोर्स क्या लगा इस पर, यस mg sin थीटा माइनस एफ के। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एनी डाउट, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अरे सही है ना। अब एक्सेलरेशन इसको, अब एक्सेलरेशन यहां से निकाल लो, एफ के क्या होता है बताना, सर होता है म्यू के इंटू में आर, जा हर बार आर एमजी के बराबर नहीं होता है, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आर एमजी कर, लेकिन अब आर किसके बराबर होगा, यस इस केस में आर किसके बराबर होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे आर किसके बराबर होता है एम। देखो भाई रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होती है ऐसे, ये किसके, अगर ये ऐसे पड़ा होता ना ऐसे, तो आर किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, लेकिन ये ऐसे पड़ा है तो आर ऐसे टेढ़ा होगा और एम जी कॉस थीटा के बराबर आएगा, तो आर की जगह एम जी कॉस थीटा लिखोगे, तो ये एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू में एम जी कॉस थीटा
ठीक है भैया, और यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन सेकंड केस के, इसको ए डैश नाम दे देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बताओ बेटा, एम 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 कट गया बेटा, तो ए डैश कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, ए डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फिर से यहां इक्वेशन बना दो, कौन सी, कौन से वाली, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बनाओ भाई, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल में यू जीरो हाफ, ए यूज करोगे कितना, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इंटू में टी स्क्वायर। उसने स्पेशली बोला है दूसरे केस में भी वो उतनी ही लेंथ का है जितनी पहली लेंथ थी, मतलब डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम है, मतलब इधर भी मैं ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ टाइम हमने गलत लिख दिया, टाइम पता कितना था, बताया उसने, कितना टाइम ले रहा दूसरे केस में, एन टी स्क्वायर, एन स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब बताओ, ये लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन की बराबर है क्या, एस एस, तो राइट साइड को भी इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को भी क्या कर देंगे, देखो लेफ्ट साइड एस है, इधर भी एस है, तो राइट साइड भी बराबर होगी, तो इसका मतलब हाफ जी साइन थीटा इंटू में टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इंटू में एन स्क्वायर टी स्क्वायर। सर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मर गया, ठीक है, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, अब आपको म्यू के निकालना है, प्रूफ करना है कि म्यू के कितना होगा, इतना अपने आप प्रूफ हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे। यहाँ जी साइन थीटा बच गया, इधर जी साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस म्यू के जी कॉस थीटा एन स्क्वायर, इसको इधर ले आओ क्योंकि मुझे म्यू के निकाल, या म्यू के वाले को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, म्यू के जी कॉस थीटा इंटू में एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस जी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, एनी डाउट यहाँ तक समझ में आ गया। मैं इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, मैंने इसको इधर क्यों ले आया क्योंकि मेरे को म्यू के निकालना है ना, तो एक तरफ को क्या करना पड़ेगा, म्यू के को एक तरफ करना पड़ेगा, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ। अब देखो इधर म्यू के बचा लो और बाकी सारी टर्म्स डिवाइड कर दो, म्यू के बचा लो, बाकी सारी टर्म्स डिवाइड कर दो, जी साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा, अरे आया कि नहीं, जी कॉमन एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है भाई, जी साइन थीटा कॉमन, अंदर बच रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 बाय में जी कॉस थीटा एन स्क्वायर, जी से जी कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा, तो म्यू के इज इक्वल में tan थीटा एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। बस अब इसको एन स्क्वायर को इसके नीचे लेके जाओगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, वही प्रूव हो गया। प्रूफ करना था म्यू के किसके बराबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगर पेपर मुश्किल बनता है ना स्कूल का तो ऐसा क्वेश्चन देता है, नहीं आया समझ, बोल सकते हैं मेंस लेवल, आया समझ नहीं है, क्लियर हो गया या नहीं हुआ। पहले भैया स्मूथ प्लेन पे था, फ्रिक्शन क्या था, 0, एस की इक्वेशन बना ली, फिर रफ प्लेन पे था, फ्रिक्शन क्या था, म्यू के, फिर से हमने इक्वेशन बना ली एस की, नेट फोर्स बना के मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल के, दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड ऐसी थी तो राइट साइड को क्या कर दिया, इक्वेट, और फाइनली अपने आप कट पिट के क्या आ गया, म्यू के ये आ गया, और यही प्रूव हो गया कि म्यू के इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 माइनस 1 बाय। ठीक है भैया, तो तुम्हारी वर्कशीट हो गई, ठीक है, डाउट्स हो गए तुम्हारे, अब कल टेस्ट है, आज लेना था सिलेबस, एक 2 क्वेश्चनों के लिए, ये 2 क्वेश्चन नहीं देता मैं, फिर ये 2 क्वेश्चन मैं नहीं देता तो परसों दे देना, परसों दे देना, कोई बात नहीं।
लेकिन परसों लास्ट है, परसों टेस्ट होगा, ठीक है। यस, और क्या कह रहा था मैं, वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 वर्क पावर एनर्जी लिखो, वो क्लास में कल। अभी वो थोड़े बहुत रहते हैं टेस्ट, जाते वक्त दे देंगे बस। अरे 10 मिनट खराब हो जाएंगे यार, 3-4 घंटे की क्लास थोड़ी ना। किसने कहा था को फीवर? लग तो नहीं रहा शक्ल से, शक्ल से तो लग रहा है अभी तो। अरे मैडम, इनको टेस्ट दे दो मैडम, टेस्ट दे दो इनको।